महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा थी कि नेहरू आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने सुभाष को खींच लिया। महात्मा गांधी और सुभाष संबंध खराब थे। बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं कहा था उन्होंने कस्तूरबा गांधी को पूरे हिंदुस्तान की मां कहा। 1939 में जब महात्मा गांधी के कहने पे बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो लगता है यार ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी तो आमने सामने खड़े दिखते हैं। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हो रही होती है अपॉइंट करने के लिए, तो नेहरू मंच पर बोस के साथ दिख रहे हैं। क्या चल रहा है? ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प लिया था और किया, क्योंकि देश के युवाओं में, जनमानस में गांधी जी के बाद दो नाम थे जो सबसे बड़े थे। एक बड़ी मजेदार बात यहाँ याद आ गई, जो उनके सेकुलर प्रतिबद्धताओं का एक और प्रमाण है। जी। जब आप ये बात कह रहे हैं तो कई सवालों को स्किप करके कुछ और सवालों पे भाग जाने का मन करता है, क्योंकि जब आप कहते हैं आपकी कल्पनाओं से बड़े लोग हैं, तो समझ में आता है कि 1939 में जब महात्मा गांधी के कहने पे बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो लगता है यार ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी तो आमने सामने खड़े दिखते हैं। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हो रही होती है अपॉइंट करने के लिए, तो नेहरू मंच पर बोस के साथ दिख रहे हैं। बोस इस्तीफा देते हैं, बाद में बोस फादर ऑफ नेशन कहते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी उन्हें पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स कहते हैं। क्या चल रहा है? किस तरीके का ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प लिया था और किया भी। उन्होंने जीवन दिया, संपत्ति दी, परिवार छोड़ा, सब कुछ हवाले किया ताकि ये देश आजाद हो सके। ठीक है, रास्ते में फर्क हो सकता है। आपने गांधी जी की बात की। गांधी जी ने जब 1937 में 51वें अधिवेशन में, जब हरिपुरा कांग्रेस में जब ये हुआ कि सुभाष बोस अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तब तो वो देश में थे ही नहीं, वो तो बाहर थे। और आए, 51 बैलों का रथ था जो खींचकर जिस पर बैठे थे सुभाष बोस, उनका स्वागत, जबरदस्त स्वागत हुआ। ये जो हरिपुरा है ये सूरत जिले में है, वहां पर गुजरात में, बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। और वो पूरा साल भर रहे। लेकिन उनके अंदर जो खास तौर पर सैन्यवादी प्रवृत्ति थी और कांग्रेस को जिस दिशा में वो ले जाना चाहते थे, शायद गांधी जी को वो बात समझ में नहीं आई, वो ठीक नहीं लगा। और इसलिए जब अगली बार वो अध्यक्ष बनना चाहे, तो फिर पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया, और जिसे हराकर सुभाष बोस इतने लोकप्रिय थे, क्योंकि देश के युवाओं में, जनमानस में गांधी जी के बाद दो नाम थे जो सबसे बड़े थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये एक तरह से युवाओं की धड़कन थे जी। हालांकि दोनों के विचारों में थोड़ा फर्क था, और इसीलिए भगत सिंह ने बाकायदा लेख लिख के बताया है कि नेहरू भविष्य के हमारे नेता, हमें नेहरू के साथ जाना चाहिए। उनका उस समय ये कहना था। तो देश का युवा ये कह रहा था, युवा ये कह रहा था। लेकिन सुभाष बोस जिस तरह से एक साहस दिखा रहे थे, और इस देश में खास तौर पर वो एक सैनिक विद्रोह चाहते थे जी। एक सेना बनाकर लड़ना चाहते थे, जो गांधी जी को जाहिर है वो तो चौरी चौरा उन्होंने वापस ले लिया था जब वहां पे, तो अहिंसा के साथ कोई समझौता वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन सुभाष बाबू में शुरू से ये प्रवृत्ति थी। आप जानते हैं वो आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की थी 1919 में। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने छोड़ा, वो शामिल हुए असहयोग आंदोलन में, फिर वो देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहे, और जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, तो उसका उन्होंने विरोध भी किया। और देशबंधु तो मोतीलाल नेहरू ने जब स्वराज पार्टी बनाई इसी सब के खिलाफ, तो उसमें शामिल हुए। लेकिन बहरहाल फिर सब लोग कांग्रेस में रहे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम बातचीत करें, और वैचारिक, आपने जब बात की कि उनके वैचारिकी की हम बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि वो डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं दिखते हैं, अधिनायकवाद के पक्षधर दिखते हैं। अभी जितनी भी मौजूद व्यवस्थाएं हैं उसमें माना जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। तो यहाँ पर सुभाष कमतर रह गए क्या? मतलब नहीं, सुभाष की एक सोच थी उस समय। जो भारत था, बहुत लोग मानते थे कि भारत को आप एक नहीं रख सकते हैं। भारत जितना विविधताओं का देश है, जिस तरह से यहाँ जाति के, धर्म के झगड़े हैं, उसमें आप जब लोगों को वोट का अधिकार देंगे तो फिर भीड़ तंत्र हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए ये बात कही भी जाती है कि बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इकबाल का शेर है, इकबाल ने एक तरह से व्यंग किया था जी।
और शायद सुभाष बोस इस बात को मानते थे कि भाई भीड़ तंत्र हो जाएगा, फिर लोगों की जो समझ है, जितनी पिछड़ी हुई चेतना है, उसके आधार पर कैसे फैसले होंगे, किस तरह के लोग सत्ता में आएंगे। तो वो इसका मौका नहीं देना चाहते थे। और उस समय डिक्टेटरशिप दुनिया में एक प्रयोग के रूप में बहुत जगह थी और वो अच्छे के लिए भी थी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए वो बेनोवेलेंट उसकी बात करते हैं जी, डिक्टेटरशिप की। और स्थायी रूप से नहीं, लेकिन शुरू के 10-20 साल वो चाहते थे कि भारत में अधिनायकवाद रहे, और वो अधिनायक तंत्र के जरिए जो जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, जहां पर झगड़े ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, जहां पर न्याय मिले, जो एक समाजवादी भारत है वो जी, बने। और उस समय प्रयोग हो चुके थे, खासतौर पर रूस में क्रांति हो गई थी, वो एक समाजवादी मुल्क बना। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी थी, वो एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट थी, जी, यानी सर्वहारा की तानाशाही। और उसको भगत सिंह भी बहुत पसंद करते थे। अभी आपने हुँ, भगत सिंह का नाम लिया, भगत सिंह लेनिन के बड़े शहदाई थे। जी, और भगत सिंह और सुभाष बोस का ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपने पिछली बार पूछा था, शायद मैं नहीं जी, जवाब दे पाया, वो इस्तेमाल केवल इनके चेहरों का करते हैं, इनके साहस के पीछे खुद खड़े हो जाओ, अपनी हीन भावना थोड़ी कम कर लो, हुँ, क्योंकि जब लड़ने का वक्त था तब आप लड़े नहीं, तो आप इन लोगों का चेहरा सामने करते हैं और इन पे इतना फूल चढ़ाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि उस फूल में इतना जो जल होता है, जलाभिषेक इतना करते हैं, इतना दुग्धाभिषेक करते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो लिखा पढ़ा है, वो सब गल के खत्म हो जाए। आइडियाज़ को दबा देते आइडिया हैं। को दबा दो, मूर्ति को खड़ा करो। ये भगत सिंह के साथ भी किया है इन्होंने, यही इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी किया है, और यही वो करना चाहते हैं दरअसल। तो सबसे बड़ा जो हमला होता है वो रिलेशंस को लेकर ही होता है। वे नेहरू ने जासूसी करवाई उनके परिवार की, नेहरू उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा थी कि नेहरू आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने सुभाष को खींच लिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बात इनके संबंधों की ज़रूर होनी चाहिए। तो न और ब्रीफ़ली तो आपने की भी है। मैं जब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत और 1928 में जिसका आपने हम्म, ज़िक्र किया कि ये लगभग आर्मी के पोशाक में होते हैं, जिसे सर्कस बताते हैं महात्मा गांधी। 1939 का वो चुनाव जब महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है और उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो मिसगाइडेड थे, हम्म, महात्मा गांधी का ये कहना। हम्म। महात्मा गांधी और सुभाष संबंध खराब थे? भाई, पिता पुत्र के संबंध थे, और पिता पुत्र के संबंधों में कई बार तनाव होता है। पिता बापू जो है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई, तो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने कस्तूरबा गांधी को पूरे हिंदुस्तान की माँ कहा था। तो वो राष्ट्रमाता का दर्जा दिया एक तरह से। तो पिता पुत्र में कई बार वैचारिक तनाव हो जाते हैं। तो उसमें जिस तरह से गांधी जी चाहते थे, एक सादगी भरा जीवन, एक ग्राम स्वराज, एक मतलब धीरे धीरे कानूनी दृष्ट तरीके से आगे बढ़ो। सुभाष बोस तेज आधुनिकीकरण चाहते थे, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जिस तरह से खासतौर पर रूस एक मॉडल बन चुका था, या यूरोप में जो जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वो भारत में तेजी से आए। और सीधे मैं कहूं तो वो एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी बनाना चाहते थे। जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो उसकी जो भूमिका उन्होंने लिखी, उसमें कहा कि एक सच्ची मार्क्सवादी पार्टी बनानी है। सच्ची हाँ, मार्क्सवादी पार्टी। जिसमें उनका ये भी कहना था, कम्युनिस्ट पार्टी तो है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल कॉमिंटर्न से जुड़ी हुई है, तो वो ये जी, नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे, उन्होंने कहा कि आ, जो लोग समाजवादी दल में नहीं जाना चाहते, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाना चाहते, और तेजी से परिवर्तन चाहते हैं, जो एक इस तरह से जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत एक तीव्र देशभक्ति की भावना है, उनके लिए हम एक नई पार्टी बनाएंगे, और वो सुभाष चंद्र सच्चे बोस। मायने में एक मार्क्सवादी पार्टी होगी। और बाद में तो जब उन्होंने देश छोड़ा 1940 के आसपास, 1940 में जी, जब नजरबंद थे और वहां से गए, तो उनके पास जयप्रकाश नारायण का, जो बड़े समाजवादी जी। नेता था, एक लेटर भी आया था उसी समय, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक मार्क्सवादी लेनिनवादी भूमिगत पार्टी बनाएंगे। भूमिगत। भूमिगत पार्टी, ये जेपी, और इसका मतलब इन लोगों की बात चल रही थी जी, और उसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन फिर इन्हें समझ में आया कि नहीं, ये भारत के बाहर निकलकर जाकर अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर कुछ बाहर से समर्थन लेके, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो गया है,
तो हो सकता है कि एक्सिस जो फोर्सेस हैं यानी जापान, इटली और जर्मनी, जी इनका सहयोग लेके हम ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये था कि हम इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भारत के जी कांग्रेस खास तौर पर वो थी कि हम एक्सिस फोर्सेस का इसमें वो नहीं करेंगे, हम अपने बल पे आज़ादी लेंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ याद आ गई, जो उनके सेकुलर प्रतिबद्धताओं का एक और प्रमाण है। जी वो 2 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। वो इसलिए गिरफ्तार किए गए थे 1940 में कि 3 जुलाई को वो सिराजुद्दौला दिवस मनाने जा रहे थे। सिराजुद्दौला दिवस। अब सुभाष। सिराजुद्दौला की हम कोई बात नहीं करते हैं, हमारे पूरे इतिहास में बस जी उनको सेलिब्रेट करने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के इतने पक्षधर थे कि वो इस बात का जश्न मनाना चाहते थे कि सिराजुद्दौला दिवस मनाया जाए। 3 जुलाई 1940 को मनाया जाना था। 2 को उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। सिराजुद्दौला क्यों? क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, जो क्लाइव ने जीती जी और उसमें जगत सेठ और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला जो यंग नवाब थे बंगाल के, वो हारे और वहीं से एक तरह से शुरुआत हुई अंग्रेजी शासन के। तो वो सिराजुद्दौला को एक नायक के रूप में स्थापित कर रहे थे, सिराजुद्दौला दिवस। यही नहीं, बीजेपी और आरएसएस मुगल दौर को कितना लांछन लगाती रहती है जी। लेकिन बार बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वो हमारे इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। वो जब रंगून गए तो वो बहादुर शाह जफर के मजार पर गए और कहा कि 1857 के ये कमांडर हैं, चीफ कमांडर वही हैं 1857 की क्रांति के। वहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और ऐसा भी कहा जाता है कि 50,000 रुपए नजराना पेश किया, है ना। अब मैं इस पे इसका तथ्य नहीं है मेरे पास, पर मैंने कई जगह इसको पढ़ा सुना। लेकिन वो वहां गए, ये तो सच है। जी वहां फूलों की चादर चढ़ाई, ये भी सच है। और वहां उन्होंने गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, जो बहादुर शाह जफर ने कहा था, उसको उन्होंने दोहराया और कहा हम उसी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। यही नहीं, जो आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने, उसके झंडे में वो शेर जो है वो टीपू सुल्तान का है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का आज भी झंडे में आपको नजर आता है। तो टीपू सुल्तान हो या मुगल हो, इन सारे लोगों के खिलाफ बीजेपी जिस तरह से बात करती है या आरएसएस जिस तरह से बात करता है, सुभाष चंद्र बोस एकदम उसके उल्टा है। वो आप सोचिए, सिराजुद्दौला दिवस मनाना, टीपू सुल्तान का सिंबल लेना, टीपू का सिंबल लेना, टीपू की प्रशंसा करना, बार बार बहादुर शाह जफर के सामने जाके अभिवादन करना, वहां पे सजदा करना। और यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजाद हिंद फौज में 35 से 40% जो लोग थे वो मुसलमान थे और इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। बंगाल से तो वंदे मातरम नारा निकला था ना, वंदे मातरम हर तरफ गूंज थी, लेकिन उन्होंने कौन सा नारा चुना? जय हिंद। सो ये अवेयरनेस में लिया गया फैसला था। जानबूझ के उन्होंने जय हिंद नारा चुना। और जब नेहरू से रिश्ते की बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि लाल किले पे जब उन्होंने भाषण दिया तो सिर्फ 16 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों कोई लाल किले पे तिरंगा नहीं फहराया गया था, वो 16 अगस्त को फहराया गया था। 14 अगस्त की रात में सेंट्रल असेंबली में आज़ादी की घोषणा हुई। 15 अगस्त को पूरा जो हमारा इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन जिसको हम कहते हैं, उस समय वायसराय भवन था, वहां पर जश्न था। आधिकारिक जो पहला हुआ सेलिब्रेशन वो 16 अगस्त को हुआ। तो 16 अगस्त को नेहरू ने बाकायदा वहां पर खड़े होकर लाल किले से एक ही आदमी का नाम लिया गांधी जी के अलावा, वो थे सुभाष चंद्र बोस, और ये कहा कि आज उनका सपना भी पूरा हुआ, क्योंकि दिल्ली चलो उनका नारा था, लाल किले पे उन्हें तिरंगा फहराना था। और यही नहीं, जो जय हिंद नारा था जो सुभाष चंद्र बोस का, उसको नेहरू जी ने देश की जितनी भी वर्दीधारी सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, सबके अभिवादन का एक ऑफिशियल वो बना दिया कि जय हिंद हमारा अभिवादन का तरीका होगा। तो नेहरू जी के सम्मान प्रकट करने का सुभाष चंद्र बोस के प्रति एक ये भी एक आपका उदाहरण।